चलिए देखो, इलास्टिसिटी ऐसे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बताए भी थे कि मतलब बहुत छोटा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आज मेरे ख्याल से कंप्लीट हो जाना चाहिए, अगर नहीं भी हुआ तो कल आधे घंटे का क्लास और बच जाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का आज, ठीक है। तो एक्चुअली देखो, इसमें अगर हम लोग बात करें तो इलास्टिसिटी में पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि इलास्टिसिटी एग्जैक्टली क्या होता है। तो उसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिपीट कर रहे हैं, उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। जैसे इलास्टिसिटी में हम लोग क्या पढ़े थे, बहुत छोटा चैप्टर और काफ़ी स्कोरिंग है, और पता है इससे काफ़ी हमसे पूछा जाता है। जैसे इसमें देखो क्या है कि इलास्टिसिटी बताए थे कि एक सर्टेन टाइप के मटेरियल्स कुछ होते हैं जिनका नेचर क्या होता है कि उनको जब डिफॉर्मिंग फोर्स देते हैं तो उस डिफॉर्मिंग फोर्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। रिस्पॉन्ड इन द सेंस करने का मतलब क्या होता है कि उसको अपोज करते हैं। और प्लस क्या होता है कि जैसे कुछ सर्टेन लिमिट तक, हमेशा नहीं, कुछ सर्टेन लिमिट तक वो बॉडी क्या होता है कि वो अपने शेप एंड साइज़ को रिगेन करता है अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दे तो सर्टेन वो अपने शेप एंड साइज को रिगेन करता है। तो इस तरह के मटेरियल को हम लोग इलास्टिक बॉडी और इलास्टिक मटेरियल कहते हैं। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको अगर हम लोग क्या करें, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिन पर अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं, डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब जो उसके शेप एंड साइज को बदलने की कोशिश करता है, अगर वो अप्लाई करें तो वो एकदम रेजिस्टेंस नहीं देता है, प्लस रेजिस्टेंस देता ही नहीं है, और डिफॉर्मिंग फोर्स डिफॉर्म करना चाहता है वो कर भी देता है। यहाँ डिफॉर्मिंग फोर्स ये डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा, एक मिनट रुक जाओ, कॉल आ रहा हूँ। तो एक्चुअली याद है ना कुछ कि, तो उस तरह के बॉडी को क्या बोलते हैं, प्लास्टिक के। डिफॉर्मिंग फोर्स लगा लेकिन उसको रेजिस्ट नहीं कर पाया, ठीक है, कोई भी रेजिस्ट नहीं कर पाया, तो वो क्या होता है उस तरह के बॉडी को 2 मिनट रुक जाओ, कॉल आता है ना तो वीडियो ऑफ हो जाता है, लेकिन अभी कॉल को कैंसिल करेंगे तो पूरा कनेक्शन ही कट जाएगा, इसीलिए कैंसिल नहीं करते हैं। तो एक्चुअली देखो यहाँ पर ये दो तरह का ऑब्जेक्ट हम लोग पढ़े थे, इलास्टिक और प्लास्टिक। इस तरह के मटेरियल को प्लास्टिक कहते हैं, जैसे क्ले कह सकते हो, मिट्टी कह सकते हो। ये सब क्या होता है, जैसे तुम आटा देखे हो ना, आटा को जो हम लोग ये गीला कर देते हैं। एक्चुअली देखो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये तुम्हारा प्लास्टिक बॉडी होता है, और ये कौन सा बॉडी होता है, इलास्टिक बॉडी होता है। तो ये दो तरह का बॉडी पढ़े थे, और मेनली हम लोग कंसंट्रेट कर रहे थे किस पर, कि प्लास्टिक बॉडी का डिस्कशन हमको कुछ करना ही नहीं था, क्योंकि उसमें इस तरह का कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं था। स्पेशल प्रॉपर्टी था इलास्टिक बॉडी के अंदर। और यहाँ से हम लोग क्या देखे थे कि इलास्टिक बॉडी किस तरह बिहेव करता है, मतलब सर्टेन डिफॉर्मिंग फोर्स पर। नेटवर्क इशू नहीं ना आ रहा किसी का। तो एक्चुअली देखो इलास्टिसिटी, तब उसके बाद इलास्टिक बॉडी के साथ एक स्पेशल प्रॉपर्टी रिलेट करते हैं, इलास्टिसिटी मतलब प्रॉपर्टी ऑफ दैट इलास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी का ये प्रॉपर्टी नहीं होता है, इसलिए जब भी डेफिनेशन लिखोगे इलास्टिक बॉडी यहाँ लिखना होगा, टू रिस्टोर इट्स शेप एंड साइज। फिर उसके बाद इलास्टिक बॉडी में हम लोग क्या देखे थे कि जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से वो शेप को रिगेन करने की कोशिश करता है, तो इसके प्रॉपर्टी को, जिस प्रॉपर्टी के थ्रू वो रिगेन करने की कोशिश करता है, उस प्रॉपर्टी को क्वांटिफाई करने के लिए, उस प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए, वो प्रॉपर्टी किस मटेरियल के पास कितने अमाउंट का है उसको मेजर करने के लिए, इलास्टिक प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए हम लोग दो टर्म रिलेट करते हैं। क्योंकि जब भी हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो उस इलास्टिक बॉडी में क्या होता है, उसका शेप एंड साइज बदलता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि उसमें हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने के बाद उसमें क्या क्या चेंजेस होता है उसको ऑब्जर्व करते हैं, और उस ऑब्जर्वेशन को से हम लोग क्या करते हैं, उस चेंज को क्वांटिफाई करते हैं। तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर सबसे पहले चेंज हमको अपेरेंटली क्या दिखता है, उसके डायमेंशन में, मतलब उसके लेंथ में, उसके साइज में, उसके कह सकते हो शेप में। तो वहाँ से इस चेंज को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वान्टिटी डिफाइन करते हैं। उस क्वान्टिटी को हम लोग क्या नाम देते हैं, ये सब बताए थे, याद है कुछ। उस क्वांटिटी का नाम क्या देते हैं हम लोग, स्ट्रेन। और एक और प्रॉपर्टी उसके अंदर से उसके इनसाइड सेटअप होता है स्ट्रेस। तो स्ट्रेन हम लोग पढ़े थे। स्ट्रेन क्या होता है, जब भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे तो उसके जो शेप एंड साइज में जो भी चेंजेज होगा उसको हम लोग स्ट्रेन कहते हैं। और स्ट्रेन कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और शेयरिंग स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, जब वो तुम्हारा 1D ऑब्जेक्ट हो, उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो उसके लेंथ में चेंज होता है। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को डिफाइन कैसे करते हैं, फ्रैक्शनल चेंज, याद है कुछ, फ्रैक्शनल चेंज बताए थे। फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। और इसके बाद हम लोग किसको देखे थे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जब उसके वॉल्यूम में चेंज होगा, वॉल्यूम में चेंज कब होगा, जब फ्रॉम ऑल डायरेक्शन उस पर हर पॉइंट पर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा जिसको प्रेशर कहते हैं, उसको वहाँ पर किस तरह का स्ट्रेन जनरेट होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जैसे बॉल का देखे थे, बाहर था, पानी में डाल दिए तो ये इसको कंप्रेस कर देता है, और हर पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है उस सरफेस के, तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और शेयरिंग स्ट्रेन हम लोग क्या देखे थे कि अगर कोई ऐसा बीम है, बीम दो सपोर्ट पर, एक ऊपर वाला इधर नीचे इस पर वेट अपना लगा रहा है,
तो ये जो कह सकते हैं कि ये जो क्रॉस सेक्शन है, उस क्रॉस सेक्शन पर ये वाला जो सेगमेंट है इस पर एक टेंजेंशियल फोर्स दे रहा है, एंड ड्यू टू दिस टेंजेंशियल फोर्स इसका लेंथ और कह सकते हो वॉल्यूम नहीं बदलता है, ऑनली लेंथ वही रहता है, वॉल्यूम भी वही रहता है, ओनली इसका क्या होता है, शेप बदलने की कोशिश होता है। जो ये वाला पॉइंट यहाँ था यहाँ शिफ्ट कर जाता है, ये वाला पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर जाता है। तो ये जो फोर्स लगता है इस तरह के फोर्स को टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन के टेंजेंशियल होता है, ठीक है। तो ये टेंजेंशियल फोर्स लगता है और इसके कारण जो भी स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, स्ट्रेन का मतलब ये जितना इसका शेप बदला, जितने एंगल से इसका शेप बदल रहा है उसको कहते हैं शेयरिंग स्ट्रेन। और शेयरिंग स्ट्रेन हम लोग पढ़े थे क्या होता है कि उसको हम लोग ऐसे देखें कि एक बीम है, बीम पर एक इधर से फोर्स दे रहे हो और एक इधर से फोर्स दे रहे हो, दो टेंजेंशियल फोर्स दे रहे हैं और दोनों इक्वल अमाउंट का है। तो क्या होगा कि इसका जो शेप था, ये वाला पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर जाएगा और ये ऐसा इसका शेप बदल जाएगा। तो जो शेप ये बदला तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये इसमें एक शेयरिंग स्ट्रेन आएगा। तो शेयरिंग स्ट्रेन को कैसे क्वान्टिफाई करेंगे, तो ये जो एंगल डिस्प्लेस होता है फाई ले लेते हैं, और फाई क्या होता है, बहुत छोटा होता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं टेन फाई। टेन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स वाई क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। ये हम लोग शेयरिंग स्ट्रेन पढ़े थे। तो ये तीन चीज़ अभी हम लोग पढ़े थे और कुछ नहीं पढ़े थे। और आज हम लोग क्या करते हैं कि ये जो स्टेटमेंट लिखे हैं तो ये तुमको तभी फील होगा जब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करोगे। ज़्यादा नहीं करना है, एक दो न्यूमेरिकल काफ़ी होता है इस तरह के चैप्टर्स में, ठीक है। तो जैसे मान लो एक एग्जाम्पल ऐसे दिया हो, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर देते हैं। एक्चुअली देखो, तो इसमें एक क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन देख लिया तुम लोग। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि सपोज द ऑब्जेक्ट इन फिगर शोन इज द ब्रास प्लेट। एक ब्रास प्लेट है और कह रहा है कि एक आउटडोर कोई स्ट्रक्चर है, स्कल्पचर कह सकते हो, स्ट्रक्चर कह सकते हो। इट एक्सपीरियंसेस शियर फोर्सेस एज अ रिजल्ट ऑफ एन अर्थक्वेक। कह रहा है कि उसमें एक शियर फोर्स उसमें लगना शुरू हो गया, ठीक है। द फ्रेम इज 0.80 मीटर एंड कह सकते हो कि 0.50 सेंटीमीटर थिक, इतना थिक है। कैलकुलेट द शियर स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द ऑब्जेक्ट इफ द डिस्प्लेसमेंट एक्स इज 0.16 mm, ठीक है। जैसे इसको ऐसे समझो, इसको समझाते हैं, डायग्राम से क्लियर नहीं होगा। एक और डायग्राम हम लोग अपने ऑक्सिलरी डायग्राम लेते हैं इस चीज़ को समझने के लिए। सपोज करो इस तरह का कोई एक फ्रेम है और ये जो फ्रेम है इस फ्रेम के बारे में ऐसा कुछ दिया हुआ है, ऐसा एक फ्रेम है और इस फ्रेम को हम लोग करते क्या है कि ऐसे दिखा सकते हो। ये जो फ्रेम है ये ऐसे कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन हम ये दूसरे कलर से दिखा रहे हैं, इसका रीज़न क्या है हम बाद में बताएंगे। ऐसे ये तुम्हारा फ्रेम हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, ये फ्रेम है, ठीक है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा एक ही फ्रेम है और इस फ्रेम यहाँ से देखो, मेरे ख्याल से ये सब जो लिखा हुआ वो दिख रहा है ना, एच लिखा हुआ, एफ पैरेलल, ये सब दिख रहा है ना सबको। हाँ ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली देखो क्या होता है कि अर्थक्वेक आने से क्या होता है कि ये दो सेगमेंट पर, जैसे मान लो कि एक फ्रेम है, ऐसे बीम है, अर्थक्वेक आने से इस फ्रेम पर क्या होता है कि वो जो अर्थक्वेक का इंटेंसिटी होता है हर पॉइंट पर अलग अलग होता है। तो सपोज करो अर्थक्वेक की वजह से इधर से अगर इंटेंसिटी कम होगा, जैसे सिंपल क्या होता है कि इसके अंदर इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होता है कि कह सकते हो कि यहाँ पर हो सकता है कि ज़्यादा फोर्स लगे, यहाँ पर कम फोर्स लगे। तो एग्जैक्टली कम और ज़्यादा फोर्स लगने की वजह से कह सकते हो कि ये वाला जो सेगमेंट है इसके रिलेटिव इधर जाना चाहता है, ये वाला जो सेगमेंट है इसके रिलेटिव कुछ पार्ट इधर, अगर ज़्यादा अगर अर्थक्वेक की वजह से ज़्यादा अगर फोर्स लग रहा है तो ये पार्ट इधर जाना चाहता है। तो सडनली जैसे इधर जाना चाहेगा तब उस कंडीशन में क्या होगा, रिलेटिव टू दिस सेगमेंट, अगर ये सेगमेंट इधर जाना चाहेगा तो यहाँ पर क्या क्रिएट होगा बताओ। ये अगर पार्ट इधर जाना चाहेगा तो एक तरह से इन दोनों को मान सकते हो कि एक गम से चिपका हुआ, एक फेविकॉल से चिपका हुआ था, ऐसे समझ सकते हो। तो जैसे ये वाला पार्ट अगर हम देखें ऐसे था और ये वाला पार्ट ऐसे जुड़ा होता और ये पार्ट अचानक से सडनली इधर जाना चाहेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये ग्लू से चिपका हुआ है तो ये जैसे इधर जाना चाहेगा तो ये वाला पूरा पोर्सन इस वाले पोर्सन पर क्या करेगा, एक टेंजेंशियल फोर्स देगा, टेंजेंशियल लगाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसके हर पॉइंट पर तुम देख सकते हो कि यहाँ पर इस पॉइंट पर कह सकते हो कि इधर एक ऐसा कुछ टेंजेंशियल फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, मतलब एक टेंजेंशियल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और ये टेंजेंशियल फोर्स लगने की वजह से ये क्या होगा, ये थोड़ा सा डिफॉर्म होगा। कैसे डिफॉर्म होगा बताओ। जैसे ये वाला पार्ट अगर हम ऐसे था और सडनली इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये वाला पार्ट क्या होगा, डिफॉर्म करने की कोशिश करेगा, लेकिन डिफॉर्मेशन कैसा होगा, इसका लेंथ नहीं बढ़ेगा, वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, केवल इसका शेप बदलने की कोशिश करेगा। शेप कैसे बदलेगा, तो ये शेप कैसे बदलेगा कि ये वाला जो पॉइंट है वो कुछ यहाँ आएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा, तो ये कुछ ऐसा होने की ऐसा थोड़ा सा डिफॉर्मेशन मिलेगा, इस तरह का तुमको डिफॉर्मेशन मिलेगा। और ये वाला जो सेगमेंट है बहुत ज़्यादा दिखा दिया, लेकिन बहुत स्मॉल डिफॉर्मेशन इस तरह का मिलेगा,
ऐसा तुमको एक डिफॉर्मेशन मिलेगा। ये जो बॉडी है कुछ इस तरह हो जाएगा। ये थोड़ा सा फील हो रहा है कि एग्जैक्टली ये बॉडी कुछ इस तरह, ये वाला सेगमेंट इतना बहुत ज़्यादा दिखा दिया तुमको समझाने के लिए, बट ये एक्चुअली इतना ज़्यादा इसमें कह सकते हो कि ऐसा कुछ हो गया, ये इस तरह का शेप हो गया। और ये जो एंगल होता है, क्योंकि देखो यहाँ से इधर तो लग रहा है और इधर वाला जो सेगमेंट है इधर एक नीचे की तरफ फोर्स दे रहा होगा, तो ये जो कोई भी एक सेगमेंट लेते हो तो उस सेगमेंट पर आदित्य गुप्ता इतना लेट से क्यों ज्वाइन किया, ये वाला जो सेगमेंट है इसको इधर ले जाना चाह रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगना चाहिए, तो इधर से भी एक कह सकते हो कि इसके रिलेटिव इधर एक फोर्स लग रहा होगा, जो भी बीम होगा, मतलब उसमें इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो इधर से हम लोग कह सकते हैं कि एक एफ पैरेलल लग रहा है और इधर से हम कह सकते हैं एफ पैरेलल, एक नीचे की तरफ क्या लग रहा है, एफ पैरेलल लग रहा है, क्योंकि अनइक्वल स्ट्रेंथ का अगर कुछ होगा तो दोनों तरफ से उस पर क्या लग रहा है, एक इक्वल एंड, ये तो चल नहीं रहा है लेकिन इस पर इधर से, जैसे ये वाला पार्ट है हम इसको इधर नीचे ले जा रहे हैं, इसको ऊपर लेके ऐसे कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, अनइक्वल अमाउंट का फोर्स लग रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा। कहने का मतलब क्या है कि ये तुमको क्या क्या इसमें दिया हुआ है, ये तुमको दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है इसका एल दिया हुआ, जो पोर्शन ले रहा है 0.80 मीटर लिया हुआ है, और ये जो थिकनेस है यहाँ से यहाँ, ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस तुम्हारा दिया हुआ है कितना दिया हुआ, 0.50 सेंटीमीटर थिक दिया हुआ है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब ये 2 पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये एक्स तुमको गिवन है। अब इसी को जब तुम सामने से देखोगे, सामने से इधर से देखोगे, तो वो व्यू तुमको दिया हुआ, जब सामने से देखोगे तो ये व्यू तुमको ऊपर दिया है, मतलब इस वाले पोर्शन को तुम जब सामने से देखोगे तो यहाँ क्या लग रहा था, क्या यहाँ लिखा हो कि तो ऐसा कुछ होगा, और ये वाला पार्ट इधर एक फोर्स लग रहा है, मतलब ये वाला सेगमेंट हम देख रहे हैं, ये वाला सामने वाला पहले कैसे था, एकदम नॉर्मल ऐसे था, बिफोर अर्थक्वेक कैसे था, जैसे ही टेंजेंशियल अगर उसमें पैरेलल फोर्स लगेगा तो वो उसका शेप बदलेगा, वॉल्यूम और लेंथ नहीं बदलेगा, शेप केवल बदलेगा। तो एग्जैक्टली ये तुम्हारा कुछ इस तरह हो गया, आफ्टर कह सकते हो ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट हो गया। और ये सामने वाला पोर्शन का ये वाला थिकनेस कितना है, ये वाला थिकनेस, ये थिकनेस जो होगा इधर का थिकनेस भी वही होगा 0.50 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला थिकनेस 0.0 कह सकते हो कि 5 सेंटीमीटर ले सकते हो, नहीं सॉरी ये वाला 0.05 सेंटीमीटर, क्या बोला, लेंथ दिया है बहुत बड़ा है, लेंथ है तुम्हारा कितना दिया हुआ है, लेंथ कितना दिया हुआ है 0.8 मीटर, समझ में आ रहा है, लेंथ उतना दिया हुआ है। तो ये सामने से, अच्छा सामने से ये वाला थिकनेस होगा, ये थिकनेस होगा 0.05 सेंटीमीटर, और ये वाला हम लोग का लेंथ इसको कंसिडर कर लेते हैं, ये वाला लेंथ तुम्हारे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, यहाँ से तुमसे पूछा है कि ये जैसे ये तुम्हारा मतलब शेयरिंग स्ट्रेंथ कितना होगा, ये तुमको समझाने के लिए बता दिया डायग्राम कि एक्चुअली ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन शेयरिंग स्ट्रेंथ तुमसे पूछा है, तो शेयरिंग स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं बताओ। ये जो एंगल, जिस एंगल से डिस्प्लेस हुआ है, समझ में आ रहा, जिस एंगल से डिस्प्लेस हुआ है ये एंगल हमको बताएगा, इसी एंगल को ना बोलेंगे, इसको फाई बोलते हैं, दिस एंगल, ये एंगल अगर मेजर कर लेंगे तो यही ना शेयरिंग स्ट्रेन होगा, समझ में आ रहा है। ये वाला एंगल अगर हम मेजर कर ले, मतलब कौन सा एंगल बताओ, तो इस डायग्राम में, एक्चुअल डायग्राम में ये वाला एंगल, ये वाला जो लाइन था, ये वाला लाइन कुछ यहाँ ऐसे चला गया, तो ये वाला लाइन और इस लाइन के बीच का जो एंगल है यही ना शेयरिंग स्ट्रेन होगा। इसमें ज़्यादा तुमको फील नहीं होगा, तुमको इस तरफ फील करना होगा कि एक बीम का सेगमेंट ले रहे हैं, तो जैसे ही दोनों तरफ से ऐसे पैरेलल टेंजेंशियल फोर्स लगेगा तो इसमें हल्का डिफॉर्मेशन आएगा, लेकिन इसका शेप बदलेगा, इसका लेंथ नहीं बदलेगा, वॉल्यूम नहीं बदलेगा। तो एग्जैक्टली तुम्हारा होगा क्या कि इसका जो पार्ट है, ध्यान से देखो, ये जितने एंगल से ये वाला पोर्शन मतलब कह सकते हो इसका शेप बदला, उस एंगल को हम लोग फाई कर रहे हैं, और दिस फाई इज कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेन। इसलिए एग्जाम्पल बताए हैं कि इस पर ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं करना है, एक ही करना है, केवल तुमको फील करने के लिए शेयरिंग स्ट्रेन क्या हो रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अच्छा ये कोई बताएगा कि ये फाई कितना होगा, तो फाई तो बहुत छोटा होगा, ये जो शेयरिंग स्ट्रेन होता है बहुत ज़्यादा नहीं होता, 30 डिग्री 60 डिग्री का नहीं होता है, लगभग 2 डिग्री 1 डिग्री, या आप मान सकते हो कि 4 डिग्री इस तरह कुछ होगा। ये जो शेयरिंग स्ट्रेन होगा ये बहुत कम होगा, कहने का मतलब क्या है कि बहुत कम होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, शेयरिंग स्ट्रेन को लिख सकते हैं फाई, और फाई को अप्रॉक्स लिख सकते हैं tan फाई। अच्छा कोई बताएगा tan फाई कितना होगा। एक्चुअली क्या देखो, इस क्वेश्चन में तुमको डायग्राम ये दिया था, ये नहीं दिया था। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो ये क्वेश्चन तुमसे बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्यों गलती कर दोगे। अच्छा ये बताओ फाई कितना होगा,
कौन सा ट्रायंगल हम लोग लेंगे? ट्रायंगल ये वाला लेंगे ना, ये वाला लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिए, ये वाला ट्रायंगल। तो ये वाला ट्रायंगल क्या होगा? एक्स बाई परपेंडिकुलर बाई ये बेस, बेस कितना होगा? एल, ये एल आ जाएगा। डायग्राम ही उल्टा सीधा दिया है, ये सही से दिया नहीं है। तो यहाँ से देखो एक्स कितना दिया हम लोग का, जबकि क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में एक्स दिया है 0.16 mm। mm को किस में कन्वर्ट करोगे बताओ? मीटर में। तो 10⁻⁻⁴ मीटर हो जाएगा, क्योंकि सब एक ही यूनिट में रखोगे। लेंथ कितना दिया है? लेंथ कौन सा लेंगे? ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला तो ये थिकनेस है। यहाँ tan थीटा में किसका इन्वॉल्वमेंट है? इस थिकनेस का, ए लेंथ का इन्वॉल्वमेंट है। तो देखो कभी कभी क्या होता है, फॉर्मूला काफ़ी नहीं होता, हम लोग को एक डायग्राम बनाना बहुत कंपलसरी होता है। डायग्राम अगर हम लोग बना लेते हैं तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा काम हो जाता है। डायग्राम बनाने से बेनिफिट क्या हुआ कि हमको फील हो गया कि यहाँ पर ये वाला लेंथ लेना है कि ये वाला लेंथ, क्योंकि दो दिया, ये थिकनेस है और ये लेंथ है। तो कौन सा लेंथ लेना है, कौन सा थिकनेस लेना है, ये डायग्राम अगर तुम अपने से बना लिए तब ये तुमको समझ बनेगा। फॉर्मूला आना जरूरी नहीं है, तुमको उसको फील करना जरूरी है। तो एक्चुअली देखो यहाँ पर लेंथ कौन सा लेंगे हम? ये टोटल लेंथ, ये लेंथ कितना आ रहा? 0.80 मीटर आ रहा। अब इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्स आ जाएगा इक्वल टू 2 × 10⁻⁴ आ जाएगा। और इसका कोई यूनिट नहीं होगा, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। स्ट्रेन हमेशा ध्यान रखना, देखो कोई यूनिट आ रहा है, मीटर मीटर तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना किसी भी तरह का स्ट्रेन है, मतलब एनी टाइप ऑफ स्ट्रेन, एनी टाइप ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन इज इंडिपेंडेंट ऐसा इज यूनिटलेस, यूनिटलेस लिख देना, यूनिटलेस कर सकते हो, एंड डायमेंशनलेस, कोई इसका डायमेंशन नहीं होगा, एंड डायमेंशनलेस। आज की क्लास और इम्पॉर्टेंट है, ये हम लोग जस्ट पढ़े थे स्ट्रेन के बारे में, तो बन जाएगा ना इस तरह का सवाल। इसमें बहुत छोटा छोटा इसी तरह का सवाल आएगा, केवल डायग्राम क्लियर तो बन जाएगा। ठीक है, जो सेगमेंट ले रहे हैं तुमको ये नहीं सोचना कि कौन पोर्शन किधर से क्या अर्थ की वजह से लग रहा है। जिस पोर्शन की बात कर रहा है उसका एक लेंथ होगा, एक थिकनेस होगा, दोनों तरफ से इक्वल एंड अपोजिट टेंजेंशियल फोर्स लग रहा होगा। टेंजेंशियल का मतलब क्रॉस सेक्शन के टेंजेंशियल, टेंजेंशियल का मतलब क्या है? उसके क्रॉस सेक्शन के टेंजेंशियल। इसके टेंजेंशियल मत लगा देना, नहीं तो गलती कर जाओगे। टेंजेंशियल फोर्स का मतलब, टेंजेंशियल फोर्स का मतलब होता है, इसीलिए बुक में ये गलत डायग्राम, उस गलत डायग्राम की वजह से सवाल बनता ही नहीं तुमको। टेंजेंशियल फोर्स का मतलब टेंजेंशियल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट एलिमेंट मटेरियल, टेंजेंशियल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट मटेरियल, ऑफ दैट मटेरियल। इस लेंथ के टेंजेंशियल कभी नहीं होता। जब भी हम लोग टेंजेंशियल फोर्स की बात करते हैं तो वो हमेशा याद रखना है कि टेंजेंशियल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया है, ये वॉल्यूम स्ट्रेन से दिया। तो वॉल्यूम स्ट्रेन तुम लोग को बताया था कि वॉल्यूम स्ट्रेन जब भी तुमको समझना होगा तो हमेशा समझना है कि एक मान लो कि कोई एक सर्टेन वॉल्यूम का स्फेरिकल बॉल ले लेते हैं, और जब इसको बाहर रखे हैं तो इस पर बाहर से हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर, ध्यान रखना, हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर एक प्रेशर लगता है P0, और एक P0 प्रेशर लगता है। और इस प्रेशर को, जो P0 प्रेशर है, ठीक है, पहले इनिशियल इतना प्रेशर था, लेकिन जैसे ही इसको हम लोग कहाँ लेके चले जाएंगे, जैसे ही इसको अगर हम पानी के अंदर लेके चले जाएं, जिसको हाइड्रोलिक कह सकते हो प्रेशर हम लोग एग्जर्ट करेंगे, तो ये क्या होगा, इसका जो भी इनिशियल वॉल्यूम था, जैसे यहाँ लेके जाओगे तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इसके अगर पानी के अंदर देखोगे तो पानी के अंदर क्या है बताओ, पानी के डेप्थ में अगर जाओगे तो डेप्थ में हर पॉइंट पर क्या लगेगा, डेप्थ की वजह से एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट होगा। तो कह सकते हो कि इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो पार्ट पॉइंट था इस स्फीयर का, एक प्रेशर मतलब फील कर रहा था P+ρgh, और इसका डायमेंशन बहुत कम लेते हैं। तो हर पॉइंट से जो प्रेशर का अमाउंट होता है, किसी एक पॉइंट पर प्रेशर क्या होता है, हर तरफ से सेम लग रहा है, ρgh ही लगेगा। यहाँ से भी प्रेशर कितना लग रहा है, P0 + ρgh लग रहा है, ये ध्यान रखना, ρgh। और आज के क्लास में तुम लोग को पता चलेगा कि टाइटैनिक आखिर कैसे डूबा था। सोच रहे होगे टाइटैनिक कहाँ से आ गया, लेकिन टाइटैनिक क्यों डूबा था, कैसे डूबा था, आज की क्लास में पता चल जाएगा, अगर उतने दूर तक लेक्चर हुआ था। तो ये बताओ कि ये जो हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले प्रेशर इस पर कितना था, और जैसे पानी के अंदर डालेंगे तो उसका प्रेशर कितना हो जाएगा, P0 + ρgh। तो यहाँ हम लोग जो कहेंगे डेल पी का मतलब चेंज इन प्रेशर कितना हुआ, चेंज इन प्रेशर जो होगा,
मतलब ऑलवेज अगर कोई भी ऐसा सिस्टम ले लेते हैं जिसके पास वॉल्यूम है, अगर उस पर लगने वाले प्रेशर को थोड़ा सा भी चेंज करोगे तो डेफिनेटली उसमें एक स्ट्रेन आएगा। स्ट्रेन का मतलब उसमें कंप्रेशन आएगा, और जो कंप्रेशन होगा दैट कंप्रेशन इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेन। उसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम स्ट्रेन। और वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है? डेल वी बाई वी कह सकते हो। डेल वी का मतलब क्या है? पहले वॉल्यूम इसका वी था और जैसे ही कंप्रेस हुआ तो इतना जो वॉल्यूम इसका कम हुआ, पहले वी था अब ये कम हो गया डेल वी, मतलब फाइनल इसका फाइनल वॉल्यूम कितना होगा? वी माइनस डेल वी होगा। इनिशियल कितना था? वी था, तो चेंज कितने का हुआ? डेल वी का। तो जब भी कोई भी अगर कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट जिसके पास सर्टेन वॉल्यूम है, अगर उसको हाइड्रोलिक प्रेशर के अंदर रख देंगे, मतलब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को हाइड्रोलिक प्रेशर के अंदर रख देंगे तो उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन प्रेशर। तो ये जो प्रेशर चेंज इन प्रेशर यहाँ फॉर दिस केस चेंज इन प्रेशर कितना है? रो जी एच है। फाइनल इतना है, इनिशियल इतना था। तो जब भी हम प्रेशर में चेंज करेंगे तो उस प्रेशर में चेंज होने की वजह से उसके अंदर एक स्ट्रेन जनरेट होगा। स्ट्रेन का मतलब डिफॉर्मेशन होगा, लेकिन वो डिफॉर्मेशन तुमको दिखेगा नहीं। अब एक स्फेरिकल बॉल को, जैसे एक प्लास्टिक बॉल को तुम अंदर डाल दो पानी के अंदर, उसमें हल्का एकदम स्मॉल डिफॉर्मेशन आएगा जो हम नॉर्मली हम लोग अपने नेकेड आई से डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसमें स्ट्रेन आएगा, ठीक है। और वो स्ट्रेन को डिफाइन कैसे करते हैं? वॉल्यूम स्ट्रेन को डेल वी बाई वी। डेल वी का मतलब क्या है? जो एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से जो वॉल्यूम में चेंजेज आया, इसमें तुमको बस रिलेट क्या करना है कि जो छोटा छोटा स्टेटमेंट लिखा है ना उसको समझना है प्रैक्टिकली। तो डेल वी का मतलब ड्यू टू चेंज इन प्रेशर, जो स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम हुआ, या तो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। मान लो कि अंदर था बाहर कर दिए तो इसका वॉल्यूम बढ़ गया, चाहे घट जाए, कुछ भी कंडीशन है, तो जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई इनिशियल वॉल्यूम। और यहाँ पर देखो सवाल क्या दिया है, अ स्फेरिकल बॉल कॉन्ट्रैक्ट्स इन वॉल्यूम बाई 0.05% when subjected to a normal uniform pressure। ये जो नॉर्मल यूनिफॉर्म प्रेशर का कह रहा है, प्रेशर कर रहा है, लेकिन एग्जैक्टली तुम इसको क्या समझोगे? when subjected to a normal uniform pressure। इसमें लैंग्वेज को बहुत ध्यान से समझना है। इस तरह के चैप्टर में ज़्यादा दम नहीं रहता, लेकिन लैंग्वेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बताओ इसमें क्या होगा? नॉर्मल यूनिफॉर्म प्रेशर का मतलब क्या है? कह रहा है कि एक स्फेरिकल बॉल है और वो उसका वॉल्यूम कम हो जा रहा है। कितने से कम हो रहा है बताओ? इसका जो भी वॉल्यूम था डेल वी जो है कम हो जा रहा है, डिक्रीज इन वॉल्यूम हो जा रहा है। और कितने? डेल वी बाई वी दिया हुआ है तुमको इंटू 100%, मतलब इसका परसेंटेज, इसका जो डिक्रीज हो रहा है वो दिया है 0.05%। ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, परसेंटेज चेंज है। परसेंटेज उसका जो वॉल्यूम कम हुआ, परसेंटेज क्या होता है? फ्रैक्शनल को 100% मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मान लो तुम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल में भी पढ़े थे, डेल वी बाई डेल वी क्या होगा पता है? 0.05 होगा। लेकिन जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा? सॉरी नहीं ये गलती करें, 0.9 होता है तो इसको लिखते हैं 90%। तो 0.05 को 100 से डिवाइड करोगे तो ये फ्रैक्शनल चेंज निकलेगा। ये मान लो डेल वी बाई वी 0.9 है, तो इसको परसेंटेज में जब बदलोगे तो इसको क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डेल वी बाई डेल वी इंटू 100% करते हैं तो परसेंटेज में कन्वर्ट होगा, 90% होगा। तो 0.9 90% की इक्विवेलेंट है, तो 90% की इक्विवेलेंट है, तो 90% कितना होगा? 0.9 के बराबर होगा। मतलब डेल अगर परसेंटेज पता है तो हमको फ्रैक्शनल पता चल जाएगा। तो परसेंटेज इतना है तो फ्रैक्शनल क्या होगा? 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 0.1234 जीरो आ जाएगा, या 3 जीरो आ जाएगा, इतना आ जाएगा। इतना डेल वी बाई वी निकल गया। समझ में आ रहा? सम्स में देखो कुछ नहीं था, या 9-10 का कंसेप्ट ला दिया भाई। फ्रैक्शन तुमको चाहिए ना। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है बताओ? तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे निकालते हो? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे निकालते हैं बताओ? तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम बाई वी, लेकिन ये तुमको नहीं दिया है, तुमको परसेंटेज में दिया है। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, इसको याद रखना। तो 90% को फ्रैक्शन में, 90% को फ्रैक्शन में 0.9 लिखते हैं। मतलब इसको उल्टा कन्वर्जन क्या होगा? 0.9 को 100 से गुना करोगे तो 90% मिलेगा। इसको 0.9 को अगर 100 से गुना कर देंगे, मतलब डेल वी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज मिलेगा। लेकिन जब इसको 100 से डिवाइड कर देंगे इस परसेंटेज को, तो वो फ्रैक्शन मिलेगा। तो ये 100 को इससे डिवाइड कर दिए तो 0.05 बाई 100 कर दिए, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? यही हम लोग का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0.005 इतना आ जाएगा। समझ में आ रहा? देखो इस सवाल में कुछ नहीं था, 9-10 का
तुमको ये सम्स दिया है, तुमको समझ में आ रहा, फॉर्मूला भी पता है, लेकिन दिक्कत क्या हो गया, परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में नहीं बदलने आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे मान लो तुमको एक हिंट दे देते हैं, ये इस तरह के चैप्टर में यही दिक्कत होता है और कोई दिक्कत नहीं होता है। आता हुआ सम्स भी छोड़ के लोग आ जाते हैं। तो इसमें अगर मान लो कि तुमको दिया है कि x परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है, कैसे बदलोगे? 100। और फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे? इनटू 100 कर देंगे। बस ये कन्वर्जन याद रखना, क्योंकि ये सब चैप्टर में इस तरह का सवाल आता है और आया भी है। तुम लोग भी सोच रहे हो कितना छोटा सा सवाल, देखो कितना इजी है, बहुत आसान है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। बट क्या था वहाँ पर 9-10 का ये जो कंसेप्ट था परसेंटेज और कह सकते हो फ्रैक्शन का, ये तुमको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो ये सम्स कराने के पीछे यही कारण था कि ये परसेंटेज और फ्रैक्शन के बारे में समझो, और दूसरी चीज़ की वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है उसको फील करो। अब देखो जो बहुत स्पेशल कंसेप्ट बता रहे हैं इसका, नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का ये है, सपोज करो अभी तक हम लोग जितना कुछ पढ़े हैं, अगर तुम एनालिसिस करोगे, मान लो सपोज करो ये तुम हो और तुम एनालिसिस करोगे कि अभी तक क्या पढ़े हो, तो पहली चीज़ क्या पढ़े हो बताओ? पहली चीज़ पढ़े हो, हम लोग मेन फोकस किए इलास्टिक बॉडी पर। किस पर फोकस किए बताओ? इलास्टिक बॉडी पर फोकस किए हैं, जो अपने मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स को रेजिस्ट कर सकता है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग क्या देखें कि इलास्टिक बॉडी जब अंडर द सब्जेक्टेड टू डिफॉर्मिंग फोर्स होगा, सब्जेक्टेड, ये सीक्वेंस याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट ये, सब्जेक्टेड टू डिफॉर्मिंग फोर्स, सब्जेक्टेड टू डिफॉर्मिंग फोर्स। इसमें बहुत सारा अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे तो तुम लोग बताने की कोशिश करना, सब्जेक्टेड टू डिफॉर्मिंग फोर्स। तो उस इलास्टिक बॉडी में जो भी हम लोग का इलास्टिक बॉडी है, ठीक है, क्या होगा बताओ? देयर विल बी some strain in that body, क्लियर? समझ में आ रहा? ये जो हम तुमको बताएं, ये जो मैपिंग समझ में आ रहा है कि सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, इलास्टिक बॉडी क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग देखिए कि जब उसको सब्जेक्टेड टू डिफॉर्मिंग फोर्स होगा तो क्या होगा, उसमें एक स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। 3 टाइप का होता है, कौन कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और शेयरिंग स्ट्रेन, जो हम लोग को फिलहाल पढ़ना है। टॉर्सिनल स्ट्रेन भी होता है जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये 3 स्ट्रेन हम लोग के सिलेबस में है, ठीक है। अब देखो तुमको, अब हम करते क्या, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो एक रॉड ले लेते हैं, इस तरह एक रॉड हम लोग इस तरह ले लेते हैं, ये एक रॉड ले लिए, इस तरह का एक रॉड ले लेते हैं, ये इसका ये रॉड ऐसे ले लिए, और सपोज करो इस रॉड पर एक्सियल लोड अप्लाई कर रहे हैं। लोड बोल रहे हैं तो ज़्यादा लोड मतलब, लोड का मतलब टेंशन भी होता है, लोड का मतलब होता है फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका एक्सियल लोड अप्लाई कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। एक्चुअली इस पर एक्सियल लोड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, और एक्सियल लोड इस तरह अप्लाई कर रहे हैं। हम सपोज करो एक्सटर्नली हम एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऐसे, इसके एक्सिस के लॉन्ग एक एक्सटर्नल फोर्स ऐसे अप्लाई किए, और ये दोनों एक्सटर्नल फोर्स का अमाउंट जो है ये बराबर है। ये अमाउंट भी एफ है और ये अमाउंट भी एफ है, ठीक है। और ये मान लो कि एक वायर हम ले लेते हैं, एक वायर ले लिए, इस मॉडल को समझे, एक वायर ऐसे ले लिए, ठीक है। ध्यान से समझना। अब हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे कि क्या होता है, इलास्टिक बॉडी के साथ डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने पर स्ट्रेन होता है। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक इलास्टिक बॉडी ले रहे हैं। ये कौन सा बॉडी है बताओ? एक वायर ले लेते हैं, एक वायर, कॉपर का वायर ले ले, एक इलास्टिक बॉडी ले लिए, और इसके एक्सिस के लॉन्ग एक हम क्या कर रहे हैं, ऐसे फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ही फोर्स एग्जर्ट करोगे तो इसके अंदर क्या आएगा, इसमें क्या चेंजेज होगा? जैसे ही इलास्टिक बॉडी सब्जेक्टेड टू डिफॉर्मिंग फोर्स, तो इन दोनों फोर्स को क्या बोलेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स, क्योंकि ये दोनों फोर्स इस बॉडी को डिस्प्लेस करने की कोशिश नहीं करेगा, उसके डायमेंशन को बदलने की कोशिश करेगा। इन दिस सिनेरियो लेंथ को बदलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हो सकता है कुछ सिनेरियो में उसके वॉल्यूम को बदले, कुछ सिनेरियो में इसके स्ट्रेस को बदले। समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं?
ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अब देखो ध्यान से, तो ये जो हम लोग लोडिंग दिए हैं इसको हम लोग कह सकते हैं एक्सियल लोडिंग कर सकते हो, मतलब एक्सिस के लॉन्ग 2 फोर्स एग्जर्ट करें। ठीक है, अब बताओ क्या होगा। पहले बताओ कि दोनों फोर्स क्या कर रहा है, इस बॉडी को पुल करने की कोशिश कर रहा है, मतलब डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, तो अब तुम लोग सोच के बताना कि जैसे ही डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, और हमको पता है कि अगर हम कहीं पर भी सपोज करो एक सिंपल सा ऐसा एक कट लगाते हैं, या सिंपल मान लो कि एक स्मॉल सेगमेंट इसका सोचते हैं हम, ऐसे इसका एक स्मॉल सेगमेंट ले लेते हैं, सपोज करो एक स्मॉल सेगमेंट इसका ले लिए, ये वाला एक कट कर दिए। ठीक है, एक इमेजिनरी कट ऐसा लेते हैं, और इमेजिनरी कट लेंगे और केवल यहाँ पर ऐसे इसको 2 पार्ट में, सपोज करो इक्वल पार्ट नहीं, कोई भी पार्ट में ऐसे इसको डिवाइड कर दिए, एक कट ऐसे बना दिए, यहाँ जो कट हुआ एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसे बन गया। ठीक है, एक हम यहाँ पर इमेजिनरी कट लगा रहे हैं, ये नहीं कि बैठ के उसको चाकू से काटने लगो, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। जो रीजनिंग दे रहे हैं ना वो पहले ध्यान से समझो, क्योंकि इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। एक इमेजिनरी कट लगा रहे हैं, कट लगाने के बाद हम लोग को पता है कि न्यूटन के क्लासिकल मैकेनिक्स का कंसेप्ट कहीं भी लगा सकते हो। तो सपोज करो हम यहाँ पर एक बाउंड्री बना देते हैं, इस पर्टिकुलर सिस्टम के अराउंड एक बाउंड्री बना दिए, हम लोग को सब कुछ पता है, वी नो ऑल थिंग्स कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी में स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेन हो सकता है नहीं आएगा, छोटा हो बड़ा हो, दैट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, लेकिन स्ट्रेन होगा। स्ट्रेन का मतलब इन रियलिटी उसमें कुछ चेंजेस आया होगा, चेंजेस आया होगा, मतलब डेफिनेटली आया होगा, उसमें कोई डाउट करने की कोई कोशिश ही नहीं कर सकते हैं कि ये इलास्टिक बॉडी है। वो चेंजेस हो सकता है बहुत स्मॉल है जो हमको नहीं दिखता है, जैसे कि स्टील वायर पर कुछ वेट लटका दो तो वो चेंजेस उसमें आएगा, लेकिन वो चेंजेस आएगा उसका टोटल लेंथ का 1% ही चेंज होता है जो हमको दिखता नहीं है, इसलिए हम लोग लगता है कि उसमें कोई चेंज नहीं आता, लेकिन डिफॉर्म होगा, और डिफॉर्म का मतलब स्ट्रेन इसमें आएगा। अब देखो खैर वो सब जो हो रहा है वो हम देख रहे हैं, लेकिन अगर हम न्यूटन के, अगर जो ऑब्जर्वर तुम यहाँ पर हो और तुम इसको देख रहे हो, अगर तुम सोचो, अगर संदीप सर से पढ़े हो तो पहली चीज़ तुम्हारे दिमाग में आएगा संदीप सर ये बताए थे, ये मत बोलना कि संदीप सर को हम बताए थे, संदीप सर ये बताए थे कि अगर हम कोई भी एक बाउंड्री बनाते हैं, मतलब एक सिस्टम कंसिडर करते हैं, क्योंकि सिस्टम न्यूटन के अकॉर्डिंग सिस्टम के लिए कोई कंडीशन नहीं है, सिस्टम जो होता है वो हमारी चॉइस के ऊपर होता है, हम किसी को भी सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं और तुम उस पर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हो। न्यूटन ने बताया कि कंडीशन नहीं दिया था कि तुम सिस्टम किसको ले सकते हो किसको नहीं ले सकते हो, उसने कहा था तुम सिस्टम किसी भी मटेरियल, किसी भी रियल ऑब्जेक्ट, ये रियल ऑब्जेक्ट है, किसी भी रियल ऑब्जेक्ट के किसी एक सर्टेन पार्ट को, चाहे पूरे पार्ट को, तुम इसको भी पूरे बॉडी को एक सिस्टम मान सकते हो, इसको भी सिस्टम मान सकते हो, इसका छोटा सा पार्ट भी सिस्टम मान सकते हो। उसने कोई बाउंड्री डिफाइन नहीं किया। जैसे तुम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करते हो, तुम आज सिस्टम डिफाइन करते हो कि सिस्टम उसी को लेंगे जिस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, लेकिन यहाँ न्यूटन के केस में कोई सिस्टम के लिए कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो सोचो फॉर दिस इंस्टेंट, फॉर दिस सर्कमस्टेंस, हम पूरे बॉडी को सिस्टम नहीं ले रहे हैं। पूरे बॉडी को सिस्टम लोगे तो तुम सेटिस्फाइड हो, पूरे बॉडी को सिस्टम लोगे तो तुम सेटिस्फाइड नहीं हो। अगर तुमसे कोई पूछे कि ये पूरा बॉडी रेस्ट में क्यों है तो तुम क्या बोलोगे? बोल नहीं रहे हो, ये पूरा हो, क्योंकि ये बॉडी जो होगा अंडर द लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन गवर्न होगा। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंडर अगर गवर्न होगा तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को फॉलो करेगा। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या कहता है कि एक सिस्टम पर नेट फोर्स लगेगा तो वो सिस्टम क्या होगा, एक्सलरेट नहीं करेगा, जिस स्टेट में होगा उसी स्टेट में होगा। तो ये पूरा का पूरा होल सिस्टम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग गवर्न होगा। तो हम देख रहे हैं कि भाई ये पूरा, जब पूरे को सिस्टम ले रहे हैं तो एक इधर से बाहर से फोर्स लग रहा है कि बाहर से फोर्स लग रहा है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए ये सिस्टम रेस्ट में है। यहाँ हमको एक सेटिस्फेक्शन मिल गया, लेकिन सिस्टम के लिए कोई कंडीशन नहीं है। तुम अगर इस पार्ट को अगर सिस्टम लेते हो तो इसके बारे में सोच के देखो क्या होगा, कोई बताएगा? ये जो मतलब कह सकते हो एफ आर इज द नेट, एफ आर इज द नेट कह सकते हो रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन, नेट रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग नॉर्मली, कंडीशन क्या लिख रहे हैं, नॉर्मली लिख रहे हैं, टेंजेंशियल नहीं, नॉर्मली ऑन क्रॉस सेक्शनल, सरफेस एरिया नहीं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये भी याद रखना एक टर्म, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, देयरफॉर फोर्स एसोसिएटेड विथ
एसोसिएटेड विथ वन पॉइंट ऑफ दैट क्रॉस सेक्शन, वन पॉइंट ऑफ दैट क्रॉस सेक्शन, दैट क्रॉस सेक्शन, दैट क्रॉस सेक्शन। बोलो क्या होगा? एकदम सही बोले हो, एफ आर बाई ए आ जाएगा। अगर ए एरिया पर एफ आर फोर्स है और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म होगा तो नहीं लिख सकते हो, लेकिन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम क्या लिख सकते हैं? ए एरिया पर अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो वहाँ डिफरेंशियल एरिया लेना होगा और डिफरेंशियल तुमको फोर्स लेना होगा। लेकिन हमको पता है कि हम यहाँ पर कंडीशन लेके चल रहे, प्री डिफाइंड है कि ये जो टोटल नेट रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तुमको दिखाना हो तो ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो, लेकिन इसको मैथमेटिकली डिस्क्राइब करना होगा तो एक पॉइंट से रिलेट करना होगा। तो एक पॉइंट से रिलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट पर कितना रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है? एफ आर बाई ए। यार बोल नहीं रहे हो गया? तो लोगों ने सोचा एफ आर बाई ए, एक पॉइंट पर बोलेंगे नेट फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट इज एफ आर बाई ए, बार बार बोलने में दिक्कत होता है, तो लोगों ने कहा नहीं, इसका एक कुछ नाम दे देते हैं। उसका नाम लोगों ने दे दिया स्ट्रेस। ये जो रीजनिंग तुमको दिए हैं ना, अगर ढंग से कोई सुना होगा ना, हम तो बोल दिए कि थ्रू आउट अगर क्लास अगर लेक्चर एब्सेंट नहीं करते तो मेरी गारंटी है कि तुम्हारा केवल ग्रूमिंग इस टॉपिक में नहीं होगा, तुम केमिस्ट्री भी जब पढ़ना शुरू करोगे ना इसी लॉजिक के साथ पढ़ोगे। हम तुमको पढ़ने का तरीका, सब्जेक्ट तो पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन बट तुम्हारे अंदर जो एक्चुअल जो नॉलेज है, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, वो भी हम बताने की कोशिश करते हैं। हम चाहते थे इसको आधा घंटा में चैप्टर भी कंप्लीट हो गया होता, लेकिन केवल इस टर्म को फील कराने के लिए हमको इतना एक्सप्लेनेशन देना पड़ा कि एग्जैक्टली ये आता क्यों है और आता कैसे है, इसको क्यों डिफाइन किया गया, इसका रीजन क्या है। भाई हम जैसे तैसे थोड़ी पढ़ लेंगे। एक्चुअल देखो यहाँ से सारा तुमको रीजन हम दे दिए कि कैसा कैसा हम सोच रहे थे। अगर तुम मान लो तुम अगर फिजिसिस्ट होते, रिसर्चर होते, तो तुम इसी तरह सोचते भाई। ये कंसेप्ट आया कहाँ से होगा? जिसने भी ये दिया होगा तो इस तरह सोचा होगा, इस तरह नहीं सोचा होता तो वो कभी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे ही नहीं पाता। फिजिक्स में कोई भी चीज़ इसी तरह सोचा जाता है। वो तुमको इसीलिए तो बोले, तुमको कोड पता चल गया ना एग्जैक्टली है क्या, इस चैप्टर का कोड तुमको पता चल गया कि ये स्ट्रेस होता क्या है। जैसे मान लो हम तुमसे कहें कि हम पूरे मैकेनिक्स में पढ़े थे, फोर्स पढ़े थे हम लोग, फोर्स नॉर्मल होता है, वेट होता है, ये सब पढ़े थे हम लोग। बोल नहीं रहे हो? वेट होता है, स्प्रिंग फोर्स होता है, ये सब हम लोग पढ़े थे। लेकिन जैसे ही हम लोग लिक्विड के बारे में पढ़ना शुरू किए, हाइड्रोस्टैटिक पढ़े, वहाँ एक नया टर्म दिमाग खराब करने लगा, प्रेशर। लोग कहता है कि प्रेशर एग्जर्ट करता है। अब हमको कुछ नहीं बोलना, तुम खुद समझ गए हो कि प्रेशर हम क्यों डिफाइन किए। कि अगर हम कोई भी कंटेनर लेते हैं, इस पर जो लिक्विड लेते हैं, तो ये लिक्विड क्या होता है, इसके कह सकते हो कि जो फोर्स एग्जर्ट करता है उसके हर पॉइंट पर एग्जर्ट करता है। वो ये अगर हम सरफेस ले लेते हैं सॉलिड का, जो लिक्विड उसके कांटेक्ट में है, तो इसके हर पॉइंट पर इस जो लिक्विड फोर्स एग्जर्ट करता है वो यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जो भी होता है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो एग्जैक्टली हम लोग करते क्या है कि हम टोटल फोर्स के टर्म में बात करेंगे तो वो हमको एक्चुअल फीलिंग नहीं देगा, तो हम लोग इसीलिए वहाँ पर क्या करते हैं कि टोटल इस सरफेस पर फोर्स लगा रहा है एफ, तो हम लोग क्या करते हैं एक पॉइंट से हमको मतलब है, इन रिलेटिव एक पॉइंट पर लग रहा है, तो एफ बाई ए जो निकालते हैं, तो ये जो टर्म होता है, ये फोर्स पर यूनिट एरिया हम जो निकालते हैं, तो इससे हमको क्या पता है, रियलिटी को कनेक्ट कर पाते हैं कि एग्जैक्ट इस सिनेरियो ये है। लेकिन सॉलिड के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है, और इस लिक्विड के केस में नाम दे दिया गया प्रेशर। लेकिन यहाँ सरफेस एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं होता है। लेकिन सेम सिनेरियो इसमें आ रहा है, ये उस सॉलिड के अंदर जनरेट हो रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया पर ये लगता है, ये क्या सरफेस एरिया होता है। लेकिन ये भी एक पॉइंट से रिलेटेड है, ये इस तरह का फोर्स, ये भी फोर्स एक पॉइंट से रिलेटेड है, इसलिए हमको एक फॉर अ सिंगल पॉइंट के लिए बात करना जरूरी होता है। इसीलिए देख जैसे हाइड्रोस्टैटिक पर तो प्रेशर का कंसेप्ट आ जाता है, मतलब फोर्स के टर्म में बोलना सही नहीं होता, हमको उसी फोर्स को, उसी टोटल फोर्स को हम प्रेशर के टर्म बोलते हैं। चीज़ वही है, प्रेशर पता है तो तुमको फोर्स पता चल जाएगा, लेकिन हम फोर्स के टर्म में नहीं बोलते हैं, तो इसीलिए यहाँ रिस्टोरिंग फोर्स नहीं बोलते हैं। बहुत लोग इसका एग्जाम्पल देते हैं स्प्रिंग फोर्स वाला, स्प्रिंग फोर्स वाला गलत है, वो एक पॉइंट पर एक्ट करता है। और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, ये थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसलिए इसी फोर्स को हम ऑलवेज स्ट्रेस के टर्म में पढ़ते हैं, एक पॉइंट से रिलेटेड पढ़ते हैं। बोल नहीं रहे हो? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं, अब हम लोग का लेआउट क्या तैयार हुआ, देखो इस चैप्टर का।
इलास्टिक बॉडी इज सब्जेक्टेड टू डिफॉर्मिंग फोर्स, तो उसमें क्या आएगा, देयर विल बी स्ट्रेन इन दैट बॉडी। उस स्ट्रेन की वजह से, मतलब इसको बोलने का दो तरीका है कि जो रिस्टोर, एक चीज़ और ध्यान रखना, इसको बोलने का दो तरीका है कि एक बॉडी में तुमसे कोई बोलेगा कि रिस्टोरिंग फोर्स आता है तो कैसे आता है, तुम ये भी कह सकते हो, पहला वे ऑफ कह सकते हो कि टॉक क्या है, या कह सकते हो वे ऑफ एक्सप्लेनिंग क्या है कि हम कह सकते हैं कोई भी इलास्टिक बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स दोगे तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स आएगा। लेकिन किसी ने कहा कि नहीं हम ऐसे नहीं बोलेंगे, ध्यान देना, बहुत बार ये यहाँ भी गलती बहुत लोग करते हैं। सेकेंड सिनेरियो क्या है कि तुम ऐसे भी बोल सकते हो, डिफॉर्मिंग फोर्स ना बोले, लेकिन तुमको पता है कि डिफॉर्मिंग फोर्स का कंसिक्वेंस क्या होता है, स्ट्रेन होता है। तुम ऐसे कह सकते हो कि कोई भी बॉडी अंडर स्ट्रेन होगा तो उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा। या तो तुम ये बोलो या न तो ये बोलो, दोनों का मतलब एक ही है, एक ही चीज को बोलने का दो तरीका है। बाबूजी को बोलने का तीन तरीका है, बाबूजी, पापा, पिताजी, और एक तरीका है फादर, डैडी। अरे वाह, तो बबुआ हो गया। जाके बोलना डैडी हमको पैसा दीजिए 100 रुपये, बाबूजी कहीं कह रहे भकुआ गया का, ये कहाँ से सीख लिया, डैडी उडी मत बोला। हम लोग के तो यूपी बिहार में ऐसा चलेगा ही नहीं, गाँव में जाओगे तो बोलेगा ढेर तेज हो गिल बरा। अच्छा ये तो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ एकदम सही बोला वहाँ तो। और चाचा जी, पापा जी, थोड़ा ज़्यादा मतलब भयानक फॉर्मल हो जाता है, इतना तो हम लोग से हो ही नहीं पाएगा। अब देखो यहाँ पर, अच्छा ये हटाओ वो सब पर हम लोग आते हैं, जो भी है तो हम लोग का यूपी बिहार काफ़ी अच्छा है। चलो देखो यहाँ से, अगर सिंपल सा कि एक बॉडी में तुमसे कोई पूछेगा रिस्टोरिंग फोर्स कब जनरेट होगा, क्या बोलोगे? या तो ऐसा बोल सकते हैं कि व्हेन द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू सम डिफॉर्मिंग फोर्स देन अ रिस्टोरिंग फोर्स इज जनरेट। इलास्टिक बॉडी तो बाय डिफॉल्ट इलास्टिक हम लोग लेते हैं, वो लिखते नहीं है लेकिन हम लोग को पता है कि इलास्टिक बॉडी ही होना चाहिए। तो अंडर, अगर सब्जेक्टेड टू अंडर डिफॉर्मिंग फोर्स, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसमें रिस्टोरिंग आएगा। नहीं तो दूसरे ने कहा कि नहीं, उसमें स्ट्रेन जनरेट करते हैं, तो स्ट्रेन कैसे जनरेट होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स से। डिफॉर्मिंग फोर्स स्ट्रेन जनरेट करता है और वो स्ट्रेन रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस करता है। यहाँ भी बहुत बड़ा गलत मिथ है, बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है जो बहुत लोग गलत पढ़ते हैं। सब क्या कहते हैं पता है, तुम देख लेना, गारंटी है तुमको मजा आएगा, तुम देखोगे तो तुमको हंसी आएगा। सब कहता है कि नहीं, स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, कहेगा कि देखो जो स्ट्रेस होता है ना उससे स्ट्रेन आता है। बहुत लोग पढ़ा भी होगा, बोलते हैं, सारे टीचर बोलते हैं, अपने इंडिया के सो कॉल्ड ग्रेट टीचर सब बोलते हैं, बोलेंगे देखो स्ट्रेस लगता है तो स्ट्रेन आता है। क्या बोलते हैं बताओ तो? हमको दिक्कत क्यों हो रहा है पढ़ाने में, बता रहे हैं हमको दिक्कत इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं। हमको पता है कि बहुत लोग इधर उधर कंटेंट देखते हैं, कुछ इधर उधर टीचर से पढ़े रहते हैं, उनके पास गलत कंसेप्ट है। अगर हम ये सब पढ़ाएंगे तो फील नहीं आएगा, तो इसको इस तरीके से पढ़ाते हैं कि तुमको वो चीज़ हमको हटाना है प्लस ये चीज़ तुमको डालना है। तो वहाँ गलत चीज़ क्या मिसकंसेप्ट पढ़ाते हैं, क्या कहते हैं कि जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन आता है। स्ट्रेस की वजह से क्या आता है बताओ? बोलो, ईमानदारी से बोलना। बहुत लोग ऐसे पढ़े होंगे जो नए ज्वाइन किए हैं वो लोग, लेकिन तुमको अभी जितना कुछ पढ़े हो तुम खुद देख सकते हो, उसको फील कर सकते हो मटेरियल के अंदर क्या हो रहा है। स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन आता है ना, स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस आता है। एकदम से ये होता है, इसकी वजह से नहीं आता है। क्या होता है कि तुम लोग का मन तो मानता नहीं है, कभी अकेले हुए यूट्यूब पर देख लिए किसी का वीडियो, उसका वीडियो देख लिया, हाँ अरे ये टीचर वह कोटा का है यार, खतरनाक पढ़ाता होगा, ये संदीप सर को थोड़ी कुछ बुझाता होगा। तो ये सब तुम्हारे अंदर डाउट आता ही होगा। लेकिन मेरे ख्याल से जो मेरे यहाँ पढ़ते हैं वो उनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है मेरे ऊपर, तो ये ऐसा कभी सोचेंगे नहीं। लेकिन अब तुम देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि ये जो स्ट्रेन होता है, वो स्ट्रेस की अगर बात करें तो स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस आता है। पहले स्ट्रेस नहीं आता, पहले उसमें स्ट्रेन क्रिएट करते हैं ड्यू टू डिफॉर्मिंग फोर्स, देन आफ्टर स्ट्रेस आता है। और इसको भयानक खिचड़ी बन चुका है ये चैप्टर, स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन आता है। ये सब स्टेटमेंट कभी गलती से यूज नहीं करोगे, क्योंकि तुमको एग्जाम देना है, फाइनल एग्जाम चाहे बोर्ड का हो, तो वहां पर बोर्ड का वेरीफाइड आंसर आता है। तो हो सकता है कुछ पीएचडी किए हुए रहते हैं तो उनको थोड़ा सा सब्जेक्ट का नॉलेज होता है, तो वो सब ये सब गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, काट देंगे। दूसरी चीज़ IIT JEE का भी क्वेश्चन तैयार होगा, अगर ये सब कंसेप्ट लेकर सब सुनाओगे तो नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ भी कोई PhD किया हुआ प्रोफेसर थोड़ा बहुत उसको नॉलेज होता ही है।
और जो किसी न किसी बुक से देख के करेगा, बुक्स में गलत हो नहीं सकता है, जो उन लोग का वो लोग फॉरेन राइटर के बुक्स को फॉलो करते हैं। इंडियन ऑथर का तो BSc का लो, PhD का लो, सब में उल्टा सीधा लिखा रहता है, यही सब बुक में भी लिखा हुआ है, तुम उसका तो छोड़ दो। लेकिन अब देखो तुमको ये पूरा क्लियर हो गया, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ। बस हमको इतना दिमाग से निकालना था तुम लोग का कि स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन नहीं आता, स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस आता है। और ये वाला डायग्राम तुम्हारे लिए बहुत काम का चीज़ है, और इसीलिए बोलते हैं अगर नोट्स बना लिए तुमको कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं है, केवल न्यूमेरिकल्स के लिए तुमको सोल्व करना होगा, बुक्स लेना होगा। थ्योरी के लिए कोई नीड नहीं है, थ्योरी तुम अपने से सारा कुछ लिख सकते हो। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या होता है, क्लियर हो गया सबका। तो जब भी हम लोग एक्सटर्नल लोड देंगे तो उसकी वजह से बॉडी में डिफॉर्मेशन होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ये गलत कहना है। अगर इलास्टिक बॉडी तो डिफॉर्मेशन छोटा हो ज़्यादा हो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द मटेरियल होगा, एंड ड्यू टू दैट स्ट्रेन उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा। लेकिन उस फोर्स को टोटल फोर्स के टर्म में बोलना हम लोग के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि वो टोटल फोर्स इन रियलिटी हर पॉइंट पर यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। बट इन आवर सिलेबस हम लोग को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्या देखते हैं कि हर पॉइंट पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो हम केवल एक पॉइंट पर उसको क्वांटिफाई करते हैं। तो एक पॉइंट पर कैसे क्वांटिफाई करेंगे, तो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया पर अगर कैलकुलेट करिए, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है टोटल ये कैलकुलेट करना आसान है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स हमेशा बराबर होगा, क्योंकि जो बॉडी अंडर डिफॉर्मेशन है वो तो रेस्ट में है, तो अप्लाइड फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स टोटल क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। ये दोनों फोर्स ऑलवेज क्या होगा, अगर ये जो सिस्टम अंडर कंसिडरेशन जो है, ये हम लोग का जो फिजिकल सिस्टम है, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, ये सिस्टम तो रेस्ट में है, तो ये तो ऑलवेज बराबर होगा। लेकिन स्ट्रेस अप्लाइड फोर्स के बराबर नहीं होगा, स्ट्रेस एक सिंगल पॉइंट का फोर्स है। तो स्ट्रेस को हम लोग कैसे डिफाइन किए, F/A। और स्ट्रेस क्यों जनरेट होता है इसका रीजन यहाँ दे दिए, एटॉमिक लेवल से मॉलिक्यूलर लेवल से। बोलो जल्दी, ये सब क्लियर हुआ सबका। और इसीलिए लिक्विड के बारे में जब पढ़ते हैं तो वहाँ प्रेशर का कंसेप्ट आता है, फोर्स बार बार नहीं करते, जबकि वो एग्जैक्टली फोर्स ही लगाता है, लेकिन दैट फोर्स इज एसोसिएटेड विथ ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दैट, कह सकते हो, सरफेस एरिया। इसीलिए वहाँ प्रेशर का कंसेप्ट लाते हैं, और उस प्रेशर को यहाँ रिप्लेस करता है कौन सा, स्ट्रेस, क्योंकि ये भी एक पॉइंट से रिलेटेड है। और कुछ लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इधर उधर पढ़ लेते हो, देख लेते हो, उसमें तुम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हो। खैर छोड़ाता हूँ, उतना दूर नहीं लेके जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको। तो कह सकते हो कि अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि एकदम सिंपल सा कंसेप्ट क्या है कि अगर कोई इलास्टिक बॉडी है, ठीक है, अगर हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स के टर्म में नहीं बोलेंगे, हम डायरेक्ट इस फॉर्म में बोलेंगे, ऑलवेज स्ट्रेन के टर्म में। हम लोग अब क्या बोलेंगे, स्ट्रेन के टर्म। इलास्टिक बॉडी है, अंडर सम स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन कुछ भी हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है, वॉल्यूमेट्रिक भी होता है, शेयरिंग स्ट्रेन भी हो सकता है। तब उस कंडीशन में क्या होगा, उस बॉडी में क्या प्रोड्यूस होगा बताओ, मन तो कर पीट दे, स्ट्रेस के टर्म में बोलोगे, अभी रिस्टोरिंग फोर्स नहीं बोले, नहीं वो भी याद रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, रिस्टोरिंग फोर्स, बट इन बेटर वे हम लोग स्ट्रेस के टर्म में उसी चीज़ को पढ़ेंगे। आदित्य गुप्ता पढ़ते सही हो, लेकिन कभी कभी गायब हो जाते हो क्लास से। ठीक है, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स के टर्म में नहीं, हम लोग बोलेंगे स्ट्रेस के टर्म में बोलेंगे। ठीक है, तो ये सीक्वेंस याद रखना है। अब देखो, अब हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेस कितने टाइप का हो सकता है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, स्ट्रेस का डिफिनीशन लिख देते हैं। मान लो बहुत लोग बुक इसके लिए ऐसे लिख सकते हो, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। याद रखना ये हमेशा क्रॉस सेक्शनल एरिया से रिलेटेड, स्ट्रेस इज रिलेटेड टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, नॉट सरफेस एरिया। ठीक है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ड्यू टू produced due to some strain
और इसको दूसरे वे में भी कह सकते थे, कोई स्ट्रेन नहीं करना चाहेगा तो ड्यू टू डिफॉर्मिंग फोर्स भी कह सकता है। यार बोल नहीं रहे हो, ये सही है ना? लेकिन हम लोग स्ट्रेन के टर्म में बात करते हैं, ठीक है। प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सम स्ट्रेन इज कॉल्ड स्ट्रेस, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेस, ठीक है। देयर आर, तो स्ट्रेस कितने टाइप का होगा? तो स्ट्रेस किस पर डिपेंड कर रहा है? बार, तो स्ट्रेन कितने टाइप का होता है? तो स्ट्रेस भी कितने टाइप का होगा? 3 टाइप का, हो गया। तो लिख सकते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। पहला कौन सा होगा खुद बताओ, हमको बोलना नहीं है, तुमको रटना भी नहीं है। पहला स्ट्रेन होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, नहीं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जब किसी भी बॉडी को देते हैं तो उसमें उसके अंदर जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, दैट स्ट्रेस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। एक्चुअली हम स्ट्रेस, सॉरी। दूसरा क्या होगा? एकदम सही है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, एकदम सही है। तीसरा क्या होगा? शियरिंग स्ट्रेस। और स्ट्रेस जब भी कहेंगे हमेशा तुमको विजुलाइज के लिए बताएं, दिस ऑल आर रिलेटेड टू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। किससे रिलेटेड है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा, एक काम करना तुम लोग, आज 8 बजे से रोटेशनल का पहला रोलिंग मोशन का क्लास, क्योंकि कुछ लोगों का लास्ट वाला पार्ट छूट गया था, और जो पहला क्लास किए भी अगर उनको भी मन कर रहा है कि आज करना चाहते हैं, तो रोलिंग मोशन का यूज एसएचएम में है। और एसएचएम का अच्छा सवाल हो, एसएचएम में तो ऐसा कंसेप्ट देंगे ना तुम, अभी इसके बाद ही आओगे, इलास्टिसिटी के बाद ही कराएंगे, सुबह ही कराएंगे। अब हम लोग लेते हैं पहला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। तो ये बताओ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहाँ जनरेट होगा? तो ये तो हम लोग को पता है, अभी हम लोग पढ़ चुके थे। और दुख मत रहो, आओ इधर चुपचाप। अगर मान लो कि स्ट्रेस, ऐसा स्ट्रेस जो कह सकते हो क्रॉस सेक्शनल एरिया के नॉर्मल परपेंडिकुलर हो, और स्ट्रेस परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शनल एरिया is called longitudinal stress। जैसे मान लो सपोज करो ये वाला, यहाँ पर अगर हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स देंगे तो एग्जैक्टली क्या होगा? डिफॉर्मिंग फोर्स देने से इधर एक्सियल लोड दे रहे हैं, इधर एक्सियल लोड दे रहे हैं, इस पर एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा। तो ये कह सकते हो हम इसको सिस्टम ले रहे हैं। जब इधर ड्रॉ कर रहे हैं तो हम कोई भी सेगमेंट ले सकते हो, आधा लो या ये लो, कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये अप्लाइड फोर्स है और ये अप्लाइड फोर्स है, ठीक है। तो ये बताइए रिस्टोरिंग फोर्स टोटल, तुम टोटल दिखाओ चाहे एक पॉइंट पर दिखाओ, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक ही है। तुम एक वेक्टर से भी दिखा सकते हो, सारा भी दिखा सकते हो। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए हम एक वेक्टर से दिखा देंगे। इसका सरफेस एरिया कितना ले लेते हैं? ए ले लेते हैं। तो ये बताओ कि हियर रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होगा? एफ अप्लाइड का, क्योंकि ये पूरा होल सिस्टम, ये सेगमेंट क्या है? रेस्ट में है, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बताओ स्ट्रेस अब डिफाइन करते हैं, हम एक पॉइंट पर आते हैं, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत अच्छा आइडिया नहीं है, तो हम स्ट्रेस का आइडिया लेकर आते हैं। तो यहाँ जो स्ट्रेस होगा, क्योंकि देखो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है या स्ट्रेस जो यहाँ पर आएगा, हर पॉइंट पर जो स्ट्रेस आएगा वो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्या है? परपेंडिकुलर है, सरफेस एरिया नहीं, क्रॉस सेक्शनल, मतलब उसको कट, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है पता है ना? लेंथ के परपेंडिकुलर जो भी कट करोगे दैट इज ऑल क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर है। तो स्ट्रेस जो आएगा, इस तरह के स्ट्रेस को बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ये बताओ कितना हो जाएगा? इस टोटल रिस्टोरिंग फोर्स बाय सरफेस एरिया। तो ये तुम्हारा स्ट्रेस हो गया। मेनली ये बुक में रिप्रेजेंटेशन नहीं लेता है, लेकिन तुम ले सकते हो, हम लोग सिग्मा ले सकते हैं, ग्रीक लेटर सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन तुम लोग बुक में ये सब जल्दी नहीं लेता, लेकिन तुम ले सकते हो सिग्मा। तो जो स्ट्रेस आएगा, मतलब इसको ऐसे नॉर्मली देख सकते हो कि एफ आर के टर्म में बताओ, हर पॉइंट पर सिग्मा होगा, हर पॉइंट पर क्या होगा?
सिग्मा होगा स्ट्रेस होगा, हर पॉइंट पर सिग्मा होगा, और इन सारे सिग्मा को ऐड कर देंगे तो एफ आर मिल जाएगा। और ये सारा सिग्मा किसके परपेंडिकुलर है, मतलब स्ट्रेस किसके परपेंडिकुलर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, क्लियर। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो होता है वो दो तरह का हो सकता है। कैसे दो तरह का हो सकता है, एक होता है कि कह सकते हो कि पहला होता है टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, दो तरह का ये हो सकता है। कैसे एग्जैक्टली देखो, अगर हम क्या करते हैं, इस तरह का एक मटेरियल ले लेते हैं और ये एक मटेरियल ऐसे ले लेते हैं। इस मटेरियल पर अगर हम फोर्स ऐसे एग्जर्ट करें, मतलब अप्लाइड फोर्स ऐसे है, और इसका कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लें, और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर जो रिस्टोरिंग फोर्स हो, जैसे हम इस सेगमेंट को देख रहे हैं, कोई एक को लेना होगा, इसको ले लेते हैं, तो इस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स ऐसे लग रहा है। ठीक है, तो कह सकते हो कि ये रिस्टोरिंग फोर्स किसकी वजह से आया है, कोई बताएगा ये रिस्टोरिंग फोर्स किसकी वजह से आया है? तो इस अप्लाइड फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स कह सकते हो, लेकिन उससे अच्छा तरीका क्या है बोलने का, उससे अच्छा तरीका है कि हम बोलेंगे कि इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ है। ये क्या है, इतना डेल एल से ये एक्सपेंड किया होगा, एक्चुअल लेंथ जो भी था इसका एल, ये क्या किया होगा, जैसे तुम डिफॉर्मिंग फोर्स इस पर दिए होगे, एक डिफॉर्मिंग फोर्स इधर दे रहे हैं कि इधर दे रहे हैं, तो एक्चुअली तुम क्या कर रहे हो, इसमें कुछ स्ट्रेन प्रोड्यूस कर रहे हो, तब ये आ रहा है। जब इसमें डिफॉर्मेशन होगा तभी आएगा। तो हम लोग कह रहे हैं कि जो डेल एल बाई एल, हम इसको डेल एल के टर्म में नहीं, डेल एल बाई एल के टर्म में देखें, तो एक इतना स्ट्रेन प्रोड्यूस किए होंगे इसमें, तो एक ये आया होगा। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पर ये जो कह सकते हो कि ये जो हर पॉइंट पर सिग्मा आ रहा है, हर पॉइंट पर जो सिग्मा आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, ये किसकी वजह से आ रहा है, ये जो सिग्मा आ रहा है वो तो आ ही रहा है, ड्यू टू इंक्रीज इन लेंथ आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है, ड्यू टू इंक्रीज इन लेंथ। ये परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शनल एरिया है, बट ये इसका रीजन क्या है आने का, ड्यू टू इंक्रीज इन लेंथ। लेकिन एक ऐसा कुछ ले लेते हैं, ये पहला सिनेरियो था, दूसरा सिनेरियो ऐसा ले लेते हैं। सपोज करो इस तरह का ऐसा हम लोग एक वायर ले लेते हैं और इसको हम कंप्रेस्ड कर देते हैं ऐसे, ये कंप्रेस्ड हो गया विद द हेल्प ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, तो इस पर एक डिफॉर्मिंग फोर्स ऐसे लगा रहे थे, इस पर एक डिफॉर्मिंग फोर्स ऐसे लगा रहे थे। ठीक है, और ये कंप्रेस्ड हो गया। ठीक है, तो ये बताओ कि इसका कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया लोगे, कोई एक सेगमेंट लो, या ये लोगे नहीं तो ये लोगे। ठीक है, और इस पर हम फोर्स दे रहे हैं, ऐसे लग रहा है। अब बताओ क्या होगा, यहाँ एक रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, किधर आएगा, ये वाला जो सेगमेंट अगर देखें तो इस पर आप अप्लाइड फोर्स इधर लग रहा है, तो रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज अप्लाइड के क्या, ये वाला सेगमेंट का इक्विलिब्रियम देखो, एकदम से इधर लगेगा रिस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ जो देखोगे तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, जो हम क्रॉस सेक्शनल एरिया ले रहे हैं, इसके हर पॉइंट पर जो सिग्मा है, मतलब स्ट्रेस जो जनरेट हो रहा है, वो नॉर्मल तो है, नॉर्मल है कि नहीं है, ये नॉर्मल है, बट इसके साथ कंडीशन क्या है, ये नॉर्मल तो है बट इसके साथ कंडीशन क्या है कि किसकी वजह से आ रहा है, ड्यू टू डिक्रीज इन लेंथ। ये जो सिग्मा आ रहा ड्यू टू डिक्रीज इन लेंथ, ड्यू टू डिक्रीज इन लेंथ, डिक्रीज इन लेंथ। लेकिन ये भी क्या है, परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसकी वजह से हम लोग कह रहे हैं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है। लेकिन इसको बोलेंगे दिस सिग्मा इज कॉल्ड टेंसाइल। टेंसाइल क्यों करें कि इंक्रीज अगर इन लेंथ होगा तो टेंसाइल स्ट्रेस होगा, लॉन्गिट्यूडनल ही है लेकिन इसका एक नाम दे दिए। और इसको क्या बोलेंगे, कंप्रेशन की वजह से आ रहा, तो इसको बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। यहाँ जो सिग्मा होगा दिस इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस, परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये सबका क्लियर हुआ। इसके बाद
तो बस ये छोटा सा ये डिफिनेशन याद रखना होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, तुम्हारा 10 मिनट का और क्लास ले लेते हैं। दोनों दूसरा है कौन सा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ये भी बहुत कंसेप्चुअल है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस produced due to volumetric strain is called volumetric stress कर सकते हो। और ये क्या होता है, देखो ये एक हम लोग ले लेते हैं बॉल, इस तरह ले लेते हैं। इसमें तुम्हारा इनिशियल तुम्हारा क्या होगा कि बाहर से इस पर पी नॉट प्रेशर लग रहा था। इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है। यहाँ पी नॉट क्यों लिख रहे हैं, टोटल फोर्स क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हर पॉइंट पर लग रहा है। जो एयर और जो लिक्विड फोर्स एग्जर्ट करता है वो हर पॉइंट पर लगता है, तो इसलिए टोटल फोर्स का कंसेप्ट अलग करके उसको इन रियलिटी किसे एक्सप्रेस करते हैं, प्रेशर से। और जब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको जब कंटेनर में रख देंगे, तो कंटेनर में रखने पर क्या होगा, एक पानी के अंदर रख दोगे, तो जैसे ही इसको रखोगे तो ये जो बॉल होगा यहाँ पर, इसका जो भी वॉल्यूम था ये रिड्यूस होकर इतना आ गया, सपोज करो। क्योंकि जैसे ही अंदर डालोगे तो इस लिक्विड के अंदर कुछ पानी ऐसे होगा, पानी की वजह से यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा। इसके चारों तरफ से, ये ध्यान रखना है, चारों तरफ से यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, हर पॉइंट पर प्रेशर लिक्विड की वजह से सेम लगेगा। इसका रेडियस बहुत छोटा ले रहे हैं, हर पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। कितना होगा, पी नॉट प्लस रो जी एच होगा। पी नॉट प्लस कितना होगा, रो जी एच होगा। ठीक है, तो ये बताओ कि इसका वॉल्यूम इतना हो गया, तो जैसे वॉल्यूम इसका छोटा होगा, ठीक है, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या होगा बता सकते हो, अगर किसी बैलून को कंप्रेस करोगे, इसके अगर ये चारों तरफ से कंप्रेस हो रहा है, तो इस मटेरियल के अंदर क्या होगा, ड्यू टू इलास्टिक नेचर इसमें इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा। लेकिन वो रिस्टोरिंग फोर्स जो जनरेट होगा वो कुछ इस पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है उसको ऐसे बैलेंस कर रहा होगा। हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, अब एक्स्ट्रा जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक्स्ट्रा जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो तो इधर लग रहा है, तो उसके अपोजिट में हर पॉइंट पर, इस मटेरियल के अंदर हर पॉइंट पर क्या होगा, एक स्ट्रेस फोर्स पर एक पॉइंट पर लगेगा, तो यहाँ डायरेक्ट स्ट्रेस बोलोगे। मतलब इसको और थोड़ा सा हम जूम करके देखें तो एग्जैक्टली सिनेरियो ऐसे हो रहा है। ये अगर जूम करके देखें तो इसके हर पॉइंट पर इस मटेरियल के अंदर लग रहा है, ध्यान रखना, ये मटेरियल के अंदर से लग रहा है, हर अंदर में ये जनरेट हो गया। ये पहले एरो नहीं था, ये एरो क्या बता रहा कि ये जो सरफेस है, जो सरफेस एक्स्ट्रा प्रेशर फील कर रहा था, पी नॉट प्लस रो जी एच, और एक्स्ट्रा प्रेशर कितना होगा, रो जी एच। इस एक्स्ट्रा प्रेशर पर तो ये रेस्ट में है कि नहीं, पूरा होल सिस्टम बोल नहीं रहे हो, एक स्मॉल छोटा सा सेगमेंट लोगे तो ये तो रेस्ट में क्यों है, इतना एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है, तो इसको कौन बैलेंस कर रहा है, अंदर से कोई ना कोई फोर्स जनरेट हो रहा होगा, और ये जो फोर्स जनरेट हो रहा है इसी को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बाहर से इसको एक्स्ट्रा प्रेशर को काउंटर बैलेंस करने के लिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, यहाँ सिग्मा कितना आया था, रिस्टोरिंग फोर्स बाई एरिया। अच्छा रिस्टोरिंग फोर्स को तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस इक्वेशन का यूज तो कर सकते थे। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, सिग्मा इक्वल टू एफ आर के जगह एफ अप्लाइड लिख सकते थे, क्या देखो तो बाई ए, वो तो बाद में आएगा, तुम नीचे तो मेटेरियल, अभी तो पहले तुमको ये जान कर रखना ऐसा कुछ होता है। तो ये जो एफ आर होगा, ये एफ आर किसके बराबर होगा, अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि एफ आर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अप्लाइड फोर्स तो हमको पता है। तो ऑलवेज सिग्मा को हम लोग एफ बाई ए लिखते हैं, एफ क्या अप्लाइड फोर्स बाई एरिया, लेकिन एक्जैक्टली ये यहाँ क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स होता है, क्योंकि अप्लाइड फोर्स एफ ले लिए, तो ये एफ आर और अप्लाइड फोर्स क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग सिग्मा को किसके टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, रिस्टोरिंग फोर्स के टर्म में नहीं, जो बाहर से डिफॉर्मिंग फोर्स दे रहे हैं उसके टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखना। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे बताओ, बोलो, अरे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में होगा, सब अनअकैडमी का इफेक्ट है, हम बोल रहे हैं अभी इसके बाद आएगा, आएगा, इसके बाद टूट जाएगा, क्या होगा हमको पता है से हमका क्या। एक्चुअली देखो यहाँ पर ध्यान, अच्छा सुनो तो पहले, अभी हम देख रहे ये है, ये एग्जिस्ट कर रहा तब की बात कर रहे, एग्जिस्ट नहीं करेगा वो अलग कंडीशन है।
पहला स्टेप चढ़ोगे तब तो दूसरे पर जाओगे ना, एक के लिए 10वें स्टेप पर कूद जाओगे। पहले बेसिक कंसेप्ट जनरेट करो। ये वाला क्लियर हुआ। यहाँ ध्यान से देखो कि यहाँ से देखो कि ये पी नॉट है, ये पी नॉट प्लस रो जी एच है। तो यहाँ पर बाहर से क्या लगा, जब इसको लेकर आएंगे तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है डेल्टा पी, बोल नहीं रहे हो। और ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, यहाँ क्रिएट हो रहा है, यहाँ क्रिएट हो रहा है, यहाँ क्रिएट हो रहा है, कौन क्रिएट कर रहा है? बाहर से, सराउंडिंग से लग रहा है। एक्स्ट्रा प्रेशर कितना लग रहा है? डेल्टा पी लग रहा है। पी नॉट प्लस रो जी एच नहीं लग रहा है, एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है। प्रेशर बाहर में इसके ऊपर कितना था? पी नॉट था। जैसे ही अंदर लेकर आओगे तब प्रेशर इतना से बढ़ गया, तो एक्स्ट्रा प्रेशर कितना होगा? रो जी एच लग रहा है। पहले के रिस्पेक्ट इतना फील कर रहा था, इतना एक्स्ट्रा प्रेशर फील करेगा तो ये रेस्ट में है। तो सोचो ये जो इस पॉइंट पर अंदर से जो रिस्टोरिंग मतलब प्रेशर लग रहा होगा, डेल्टा पी रिस्टोरिंग लग रहा होगा, वो किसके बराबर होगा? इस वाला सेगमेंट को अगर देखो, ये तो रेस्ट में है, तो उस मटेरियल के अंदर तो इसको बड़ा इक्वेट करेगा। तो यहाँ से हम लोग करते क्या है कि जो डेल्टा पी आर होता है, जो एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट होता है, रिस्टोरिंग एक्स्ट्रा प्रेशर जो होता है, दिस इज कॉल्ड, कर सकते हो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस तुमसे अगर कोई पूछेगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ये तो एक पॉइंट से ही रिलेटेड है भाई, तो इसको क्या लिखेंगे? डेल्टा पी आर। अगर कोई बोला कि यहाँ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कितना जनरेट हुआ, तो क्या बोलोगे? ये डेल्टा, इसका वॉल्यूम v था और अभी इसका वॉल्यूम डेल्टा v से कम हो गया, तो इसका स्ट्रेन की वजह से, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वजह से इसके अंदर एक प्रेशर जनरेट किया कि नहीं किया? अंदर एक स्ट्रेस जनरेट हुआ। और ये स्ट्रेस क्या है? डेल पी का मतलब डेल एफ बाई ए, मतलब ये कह सकते हो कि एक्स्ट्रा प्रेशर, तो इसी को ना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहेंगे। या तो कोई नेट फोर्स नहीं दिखा रही है, तो एक सिंगल पॉइंट पर हमको पता ही है कि एक्स्ट्रा प्रेशर इतना लग रहा है। ये जो कुछ बाहर का पता है एक्स्ट्रा प्रेशर, ये सिंगल पॉइंट का है कि नहीं है? ये सिंगल पॉइंट का नहीं पता था, ये टोटल था, इसलिए टोटल की हेल्प से निकाले थे। लेकिन यहाँ तो हमको सिंगल पॉइंट का पता है कि सिंगल पॉइंट पर एक्स्ट्रा प्रेशर हर पॉइंट पर नॉर्मल लग रहा है। नॉर्मल कितना लग रहा है? डेल्टा पी, और डेल्टा पी कितना हो जाएगा? रो जी एच। तो इसको कौन बैलेंस कर रहा है? ये तो रेस्ट में है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इस मटेरियल के विद इन द मटेरियल एक ऐसा जनरेट हो गया, रिस्टोरिंग प्रेशर जनरेट हो गया, तो ये इतना आएगा। और ये रिस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल आएगा? डेल्टा पी के इक्वल आएगा। बोल नहीं रहे हो। और डेल्टा पी को एक्स्ट्रा प्रेशर बोलोगे ना, तो तुम्हारे लिए बहुत सही रहेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा प्रेशर के टर्म में बोल सकते हो। मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस तुमसे कोई पूछेगा तो तुम क्या बोलोगे? कि जो उस मटेरियल के अंदर जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आएगा, वो ऑलवेज इक्वल टू जो एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसके बराबर आएगा। समझ में आ रहा? सिंपल, यहाँ लेके गए, यहाँ लेके गए, उसका प्रेशर इतना बदल गया, तो जितना से बदलेगा उसी इंक्रीज इन प्रेशर की वजह से इसके अंदर स्ट्रेस जनरेट हुआ। मान लो कि पी नॉट था ही नहीं, तो जब अंदर लेके जाओगे तो प्रेशर जब चारों तरफ से लगेगा, नॉर्मली लगेगा, तो उसको कंप्रेस करेगा। तो उस कंप्रेशन को रेजिस्ट कौन करेगा? उसके अंदर ड्यू टू इलास्टिसिटी एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा। लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स हर पॉइंट पर डिफाइंड है, जिसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा प्रेशर। तो एक्स्ट्रा प्रेशर कितना? डेल्टा पी आर इतना जनरेट हो रहा है विद इन द बॉडी। तो विद इन द बॉडी जो एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसी को बोलेंगे रिस्टोरिंग प्रेशर कह सकते हो। और ये बाहर के प्रेशर को क्या करेगा? इक्वेट करेगा। तो जब भी तुमसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस पूछेगा तो तुम क्या बोलोगे? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हमेशा जो एक्स्ट्रा प्रेशर उस पर लग रहा है बाहर का, वही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होगा। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस तुमसे पूछेगा तो क्या बोलोगे? जो बाहर का टोटल फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया, वही तुम्हारा क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा। यहां तक क्लियर हुआ सबका? लास्ट थर्ड हम लोग देखते हैं शेयरिंग। देख लेना एक बार एनसीईआरटी में क्या दिया। शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस क्या होगा बताओ? अगर हम एक ऐसा कुछ मटेरियल ले लेते हैं और इस मटेरियल पर दोनों तरफ से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगे, जैसे एक बीम ले लिए, बीम का एक सेगमेंट ये वाला ऊपर की तरफ है, ऐसे ऐसा सेगमेंट है, इसीलिए तुम चाह रहे हैं कि बुक जल्दी अपना लिखें, क्योंकि सब जो नौटंकी हो रखा है ना, ये सारा खत्म हो जाएगा। कोई ढंग का बुक मिल जाएगा तो सबको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। गलत कंसेप्ट सर्कुलेट करके रखा, उसका कोई उपाय थोड़ी है। ये मान लो कि यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है ऐसे, या इस पर एक फोर्स ऐसे लग रहा है, दोनों तरफ से फोर्स लगेगा, तो ये बताओ ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है यहाँ पर क्या जनरेट होगा? ये एक पूरा बीम ले रहे हैं, लेकिन ये बीम क्या कि दो अंदर लोड की वजह से, कि इधर से कोई इसको कंप्रेस कर रहा है, इधर से इधर वाले सेगमेंट को कोई कंप्रेस कर रहा है, इक्वल एंड अपोजिट अगर फोर्स लग रहा है। लेकिन इस बार क्या है कि ये जो टोटल बाहर अप्लाइड फोर्स है क्रॉस सेक्शनल के टेंजेंशियल लग रहा है, टेंजेंशियल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, टेंजेंशियल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये बताओ यहाँ पर कौन सा जनरेट होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया।
क्या जनरेट होगा बताओ। तो अगर ये वाला देखो, ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया तुम अपने स्टडी के लिए ले रहे हो उसके बारे में सोचो, वो उस क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में सोचो, वही तुम्हारे सिस्टम का पार्ट है। तो इस सिस्टम का अगर तुम एबीडी बनाओगे तो तुम सोच के देखो, इस पर एक फोर्स एफ लग रहा कि नहीं लग रहा। और ये फोर्स अप्लाइड फोर्स तुम इस सेगमेंट पर दिए थे, इस सेगमेंट पर तो नहीं दिए थे। तो ये रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो इस पर कोई ना कोई इधर फोर्स लग रहा होगा। बोल नहीं रहे हो यार। इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए एकदम ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा था, इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन पर एक सेंटर ले लेते हैं, सेंटर से एक नेट फोर्स दिखा देते हैं। लेकिन हमको पता है कि एक रिस्टोरिंग फोर्स इसमें जनरेट होगा, ये इसको क्या करेगा, बैलेंस करेगा। लेकिन इसके टर्म में इसको पढ़ना सही नहीं है। इसको हम लोग क्या करेंगे, ये फोर्स होता है, ये हर पॉइंट पर यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली क्या होगा, बोलो जल्दी, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेस। तो यहाँ से जो भी स्ट्रेस होगा ऐसे दिखा सकते हो, हर पॉइंट पर एक फोर्स एसोसिएटेड होगा, हर पॉइंट पर एक छोटा सा एरो दिखा सकते हो, छोटा सा एरो दिखा दिए। इन रियलिटी ये सारा इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट दिस सरफेस एरिया। इस सरफेस एरिया पर क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ से बताओ क्या होगा, एफ, एक इक्वेशन लिख सकते हैं, एफ आर इक्वल टू एफ, एंड जो स्ट्रेस होगा, ये स्ट्रेस नॉर्मल नहीं है, कह सकते हो कि अ स्ट्रेस टेंजेंशियल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, टेंजेंशियल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसीलिए तो डेफिनेशन भी तुम लोग लिखवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डेफिनेशन लिखो, कोई नहीं काट सकता है, चाहे जितना भी डेफिनेशन तुमको लिखा है। स्ट्रेस टेंजेंशियल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। पहले में जो लग रहा था स्ट्रेस, वो क्या था देखो, हर पॉइंट के परपेंडिकुलर था, क्रॉस सेक्शन के हर पॉइंट पर। लेकिन इस क्रॉस सेक्शन जो कट करें उस मटेरियल का, उसके हर पॉइंट परपेंडिकुलर नहीं, वो सारा का सारा स्ट्रेस क्या है, टेंजेंशियल है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्ट्रेस टेंजेंशियल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेस, इज कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेस। इसको बोलेंगे शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेस। तो बताओ कि ये शेयरिंग स्ट्रेस कितना हो जाएगा, शेयरिंग स्ट्रेस बोलो जल्दी कितना होगा, रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाई ये टोटल सरफेस एरिया ए मान लेते हैं, तो ए होगा। और रिस्टोरिंग फोर्स को क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं बाई टोटल एरिया। लेकिन ये टेंजेंशियल फोर्स है, ये क्या एफ, सॉरी एफ टी लिखते हैं, टेंजेंशियल फोर्स है। ये अप्लाइड है, टेंजेंशियल है। एफ टी का मतलब क्या है, टेंजेंशियल फोर्स, और ये अप्लाइड फोर्स है, मतलब अप्लाइड टेंजेंशियल फोर्स। यही ना है, ये भी तो टेंजेंशियल फोर्स ही है ना, एफ टी, या इसको अप्लाइड फोर्स भी लिख सकते हो, इसके बराबर आएगा। यहाँ से दो इक्वेशन निकल गया, तो शेयरिंग स्ट्रेस हम लोग का निकल गया, शेयरिंग स्ट्रेस इतना आ जाएगा। ये दो चीज़ अब हम लोग कंप्लीटली पढ़ लिए, आज इतना रहने दो, नहीं तो परेशान हो जाओगे। नेक्स्ट क्लास में अब इन दोनों के रिलेशन को देखेंगे। तो कल कितने बजे क्लास करोगे सुबह में?